बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम स्टाइलिस्टिक्स डीफेमिलराइजेशन एंड फोरग्राउंडिंग, कि स्टाइलिस्टिक्स में डीफेमिलराइजेशन और फोरग्राउंडिंग का क्या कंसेप्ट है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे डीफेमिलराइजेशन की एक्सप्लेनेशन, फोरग्राउंडिंग की एक्सप्लेनेशन और फोरग्राउंडिंग के एग्जाम्पल्स जो कि पोइट्री में होते हैं। और फोरग्राउंडिंग के हमारे पास जो है दो टाइप्स होते हैं, एक डेविएशन, दूसरा पैरेललिज्म। ये भी हम एग्जाम्पल समेत देखेंगे। तो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। डीफेमिलराइजेशन और ऑस्ट्रेनियन, रशियन में इसको ये लफ्ज़ यूज़ किया गया है और आईपीए में इसका ये जो है फोनेटिक जो मीनिंग है वो ये है, इज़ आर्टिस्टिक टेक्निक ऑफ प्रेजेंटिंग टू ऑडियंसेस कॉमन थिंग्स इन एन फेमिलियर और स्ट्रेंज वे। ये एक आर्टिस्टिक टेक्निक है जिसमें जो कॉमन थिंग्स है उनको जो है स्ट्रेंज वे या अनफेमिलियर वे में रिप्रेजेंट करना ऑडियंस के सामने। तो इसको हम डीफेमिलराइजेशन कहते हैं। जैसे इसके नाम से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डीफेमिलराइजेशन मीन्स चीज़ों को जो है एक स्ट्रेंज वे में रिप्रेजेंट करना। और स्ट्रेंज वे सो दे कुड गेन न्यू पर्सपेक्टिव, इसलिए रिप्रेजेंट ताकि वो एक नया पर्सपेक्टिव गेन करे, एक नया पर्सपेक्टिव हासिल करे। एंड सी द वर्ल्ड डिफरेंटली, और दुनिया को एक नए पर्सपेक्टिव से देखे। अकॉर्डिंग टू द रशियन फॉर्मलिस्ट हु क्वाइंड द टर्म, ये रशियन फॉर्मलिस्ट जिन्होंने ये रिप्रेजेंट की थी डीफेमिलराइजेशन का कंसेप्ट, इट इज़ द सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ आर्ट एंड पोइट्री। और उनके मुताबिक ये जो है सेंट्रल कंसेप्ट है आर्ट एंड पोइट्री के। द कंसेप्ट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड 20th सेंचुरी आर्ट एंड थ्योरी, और इससे जो है 20th सेंचुरी की जो आर्ट है वो भी इन्फ्लुएंस हुई, जो थीरीज थी वो भी इन्फ्लुएंस हुई है। रेंजिंग ओवर मूवमेंट्स इंक्लूडिंग, जिसमें डेटा पोस्ट मॉडर्निज्म, एपिक थिएटर, साइंस फिक्शन एंड फिलोसफी। तो ये सारी चीज़ें जो है इससे इफ़ेक्ट हुई थी, इससे इन्फ्लुएंस हुई थी। एडिशनली it is used as a tactic by recent movements such as culture jamming. अब फोरग्राउंडिंग का कंसेप्ट लैंग्विस्टिक्स, लिटरेचर, स्टाइलिस्टिक्स सब में पाया जाता है। तो यहाँ अगर हम देखें इन लिटरेरी स्टडीज़ एंड स्टाइलिस्टिक्स, फोरग्राउंडिंग इज़ द लैंग्विस्टिक स्ट्रेटजी ऑफ कॉलिंग अटेंशन टू सर्टन लैंग्वेज फीचर्स इन ऑर्डर टू शिफ्ट द रीडर्स अटेंशन फ्रॉम व्हाट इज़ सेड टू हाउ इट इज़ सेड। एक ऐसी फोरग्राउंडिंग का मतलब यह है एक ऐसी स्ट्रेटजी जो रीडर की पूरी अटेंशन लेती है। और ये स्ट्रेटजी कौन यूज़ करता है? राइटर। उसमें वो एक ऐसा लफ्ज़, जो राइटर है वो एक ऐसा लफ्ज़, ऐसा सेंटेंस यूज़ करता है जो आपको अट्रैक्ट करता है। और राइटर इसलिए लिखता है कि रीडर की अटेंशन ले सके और आपको वो याद भी रहती है। मतलब वो सेंटेंस हो गया, वो जो लफ्ज़ हैं वो आपको याद भी रहता है। और ये आपके माइंड में इमेज बनाने के लिए हो सकते हैं, सिंबल हो सकते हैं। और इसको अगर लिटरेरी स्टडीज़ के कंसेप्ट से देखा जाए तो ये कोई वर्ड भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है, प्रेज भी हो सकता है, पोनीन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये इसलिए यूज़ किया जाता था कि आप उस टेक्स्ट की तरफ अट्रैक्ट हो सके, उसको पूरा पढ़ सके। और ये राइटर जो है मीन्स जानबूझ के यूज़ करता है। फोरग्राउंडिंग इज़ एसेंशियली अ टेक्निक फॉर मेकिंग स्ट्रेंज इन लैंग्वेज। तो ये एक ऐसी टेक्निक है ताकि मीन्स जो लैंग्वेज में यूज़ की जाती है ताकि जो रीडर है वो अट्रैक्ट हो सके। और टू एक्स्ट्रापोलेट फ्रॉम स्काई लेविस्टिकीज रशियन टर्म ऑस्ट्रेन। तो ये जो इसके भी इवन जो जिन्होंने कॉइन किया था वो कौन थे? रशियन थे, जिसका नाम क्या था? स्काइलॉस्की। सो अ मेथड ऑफ डीफेमिलराइजेशन, जिन्होंने ये भी दिया था डीफेमिलराइजेशन का कंसेप्ट इन टेक्सचुअल कंपोजिशन, वेदर द फोरग्राउंडेड पैटर्न deviates from a norm or whether it reflects a pattern through parallelism. The point of foregrounding is a stylistic strategy is that it should acquire salience in the act of drawing attention to itself. तो इसमें भी यही बात की गई है कि जो रीडर होता है, जो ऑडियंस होते हैं, वो जब इसको पढ़ते हैं, जब देखते हैं तो वो अट्रैक्ट हो सके। ये किसने कहा? सैमसन ने 2004, ताकि वो अट्रैक्ट हो सके। और जो राइटर हैं वो जान पूछ के इसलिए यूज़ करता है ताकि रीडर्स की अटेंशन ले सके। और जैसे मैंने बताया, ये कोई वर्ड भी हो सकता है, कोई सेंटेंस, फ्रेज, स्ट्रक्चर, कुछ भी हो सकता है। इसकी जब हम एग्जांपल देखेंगे आपको बेहतर समझ आएगी। इन लिटरेचर फोरग्राउंडिंग में बी मोस्ट रीडली आइडेंटिफाइड विद लैंग्विस्टिक डेविएशन। सो द वायलेशन ऑफ रूल्स एंड कन्वेंशंस, इसमें जो है जो रूल्स है या जो नॉर्म्स हैं उनकी वायलेशन की जाती है। बाय विच अ पोएट ट्रांसेंड्स द नॉर्मल कम्युनिकेटिव रिसोर्सेज ऑफ द लैंग्वेज, जिसमें पोएट जो है अपनी मर्ज़ी की जो लैंग्वेज है वो यूज़ करता है। एंड अवेकन्स द रीडर, और रीडर को जगाता है। क्यों?
क्योंकि जब आप कुछ ऐसी चीज़ देखते हो तो ऑब्वियसली आपका भी इंटरेस्ट बढ़ता है। बाई फ्रीइंग हिम फ्रॉम दी ग्रुप्स ऑफ क्लीशे एक्सप्रेशन, और ये जो है आपको फ्री करते हैं जो क्लीशे एक्सप्रेशंस होते हैं, टू अ न्यू perspectivity, poetic metaphor, a type of semantic deviation is the most important instance of this type of foregrounding, like Childs and Paul 2006. Foregrounding is a literary device that emphasizes ideas and symbols through the use of attention-seeking linguistic techniques which either repeat content or break established patterns. अब यहाँ पे अगर लिंग्विस्टिक्स की बात करें तो लिंग्विस्टिक में इसका कंसेप्ट कुछ यूँ है कि जिसमें हम मॉर्फोलॉजी भी आ जाती है, जिसमें फोनेटिक्स भी आ जाते हैं, जिसमें प्रैग्मेटिकल, लेक्सिकल, मॉर्फोलॉजिकल, फिनोलॉजिकल, सिंटैक्टिकल, सिमेंटिकल एंड ग्रेपोलॉजिकल, ये सब आ जाते हैं। और इस पे इंशाल्लाह मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये जो है एक अलग टॉपिक है पूरा। लेकिन जब हम लिंग्विस्टिक की बात करते हैं तो फिर हम इन चीज़ों की बात करते हैं जो 7 अभी मैंने डिस्कस किए, जिसमें लेक्सिकल है, मॉर्फोलॉजिकल है, फिनोलॉजिकल है, सिंटैक्टिकल है, ग्रेपोलॉजिकल है एंड प्रैग्मेटिकल है, सिमेंटिकल है। तो ये सब कुछ इसमें आ जाता है। Foregrounding is commonly seen when linguistic features or parts of the text stand out, and this happens when something in the text is placed in the foreground. Foregrounding is a synonym for center, focal point and focus. तो ये इसका मतलब कुछ यूँ है कि आप जो है उस पर फोकस करें, उस चीज़ पे जो राइटर ने लिखा है, आपका फोकस रहे, आपकी अटेंशन रहे उस साइड, एंड सेंटर या सेंटर वगैरह। विद इन द लिटरेचर बोथ फोरग्राउंडिंग एंड बैकग्राउंडिंग आर यूज्ड। अब लिटरेचर में अगर देखें तो इसमें फोरग्राउंडिंग और बैकग्राउंडिंग दोनों यूज़ होते हैं। दे आर अपोजिट्स ऑफ ईच अदर, ये अपोजिट है एक दूसरे की, एंड आर यूज्ड एज मीन्स टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द रीडर, और दोनों का मकसद है कि रीडर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। फोरग्राउंडिंग इज़ यूज टू ड्रॉ द रीडर्स अटेंशन टू स्पेसिफिक पॉइंट्स और डिटेल्स इन द टेक्स्ट। फोरग्राउंडिंग जैसे मैंने बताया कि ये रीडर की अटेंशन के लिए होती है। स्पेसिफिक पॉइंट हो सकता है, कोई भी सेंटेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ताकि रीडर जो है अट्रैक्ट रहे उस तरफ, रीडर की अटेंशन राइटर गेन कर सके। बैकग्राउंडिंग इज़ यूज टू एलिबरेट फर्दर ऑन द पॉइंट्स एंड डिटेल्स प्रपोज द फोरग्राउंडिंग। फोरग्राउंडिंग प्रोवाइड्स बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। तो बैकग्राउंडिंग जो है ये एलिबरेट करता है किस चीज़ को, फोरग्राउंडिंग को, ताकि उसके फर्दर एक्सप्लेन कर सके। बैकग्राउंडिंग प्रोवाइड्स बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। बैकग्राउंडिंग जो है ये क्या चीज़ प्रोवाइड करती है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, किस चीज़ की, फोरग्राउंडिंग की। इट इज़ अ लिटरेरी टेक्निक, अगर इसकी दूसरी डिफिनेशन देखें तो ये एक लिटरेरी टेक्निक है दैट्स एम्प्लॉयड इन ऑर्डर टू ड्रॉ अटेंशन। अगेन बार बार ये वर्ड यूज़ हो रहा है, अटेंशन। अटेंशन मीन्स ताकि रीडर को जो है अट्रैक्ट कर सके, रीडर की अटेंशन ले सके, टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ पोएम, जिसमें पोएम भी हो सकता है, नॉवल, शॉर्ट स्टोरी एंड एनी लिटरेरी वर्क, कोई भी लिटरेरी वर्क हो सकता है। ये चीज़ें मीन जो रीडर की अटेंशन जब ली जाती है तो ये इन चीज़ों में ज़्यादातर यूज़ होती है, जैसे पोएम हो गए, नॉवल हो गए, शॉर्ट स्टोरीज़ हो गए और एनी लिटरेरी वर्क। तो इसमें अमूमन आपने देखा होगा कुछ जब आप स्टार्ट में पढ़ते हो कुछ ऐसे अल्फाज आपके सामने आते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस या फ्रेजेस स्टार्ट में आ जाते हैं जिससे आप अट्रैक्ट हो जाते हो, जिससे आप मजबूर होते हो कि आप पूरा टेक्स्ट पढ़ो। एग्जाम्पल, आई विल ओनली एंड आई मीन ओनली फॉरगिव हर व्हेन शी अपोलोजाइज, दिस द ओनली वे दिस विल वर्क आउट एंड आई मीन द ओनली वे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ओनली, ओनली, ओनली वे, सो ओनली वे। फोरग्राउंडिंग अब यहाँ पे मीन्स आप ख़ुद समझ सकते हो कि कितने खूबसूरती से इस जो ऑथर है या जो राइटर है उसने लिखा है कि आई विल ओनली एंड आई मीन ओनली फॉरगिव हर व्हेन शी अपोलोजाइज, दैट इज़ द ओनली वे दिस विल वर्क आउट एंड आई मीन द ओनली। सो इट मीन्स दैट्स ट्रू ब्यूटिफुली द राइटर या द ऑथर हैज़ written. Foregrounding works in tandem with a variety of other literary devices. Writers use these literary devices like जो दूसरे literary devices हैं like explored below to make parts of their writing more important or more attractive. जिसमें कौन से आ जाते हैं, जिसमें ये आ जाते हैं, जैसे मेटाफर है, एप्लीकेशन है, सिमिली है, एनास्ट्रोप, हाइपरबॉल, लिटरेशन, एंटीथेसिस एंड पैरेललिज्म एंड एनिकुलेशन। तो ये सब जो है ये भी लिटरेरी डिवाइसेस हैं। ये इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जो रीडर है वो अट्रैक्ट रहे। व्हेन वन ऑफ दीज लिटरेरी डिवाइसेस इज़ यूज, जब भी इसमें से कोई यूज़ किया जाता है, ये जो ऊपर लिखे गए हैं, द रीडर इज़ लाइकली टू टेक नोट ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट और द टेक्स्ट मोर देन द लाइन्स अराउंड, ताकि रीडर जो है उस टेक्स्ट की तरफ अट्रैक्ट हो सके, उस टेक्स्ट की तरफ उसका फोकस ज़्यादा रहे
बनिस्बत जो दूसरे लाइन्स जो नीचे आएंगे या जो ऊपर रह गए थे उसकी तरफ। इट स्टैंड्स आउट और इज़ ब्रॉट इन टू द फोरग्राउंड इन कंपेरिजन टू अदर लाइन्स और स्टैंड्स। तो इसका क्या मतलब है, इसको फिर फोरग्राउंड की तरफ मीन्स ये एक फोरग्राउंड एक कहलाया जाएगा, जिससे कि जो रीडर है वो अट्रैक्ट हुआ। One of the best examples uses literary devices, antithesis and parallelism as examples of foregrounding. It is found in Charles Dickens' A Tale of Two Cities. अब यहाँ पे Tale of Two Cities की एक एग्जाम्पल दी गई है, The novel's famous opening lines। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो A Tale of Two Cities है उसमें जो चार्ल्स डिकेंस ने जो स्टार्ट के लाइन्स लिखे हैं वो कुछ यूँ है, ये भी फोरग्राउंडिंग है। It was the best of times, it was the worst of times। अब आप देख सकते हैं best of times, worst of times। It was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair। We had everything before us, we had nothing before us, we were all going direct to heaven, we were all going direct the other way। So the line contrasts like best and worst। स्टार्ट की लाइन्स जिसमें कंट्रास्ट मौजूद है, बेस्ट और वर्स्ट। एंड एवरीथिंग विद नथिंग, जैसे यहाँ पे लिखा गया है एवरीथिंग और ये जो है नथिंग। सो बाय रिपीटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट लाइन ही ड्रॉज अटेंशन टू ऑल दोज विच फॉलो द फोर्स एंड द रीडर ऑफ क्वेश्चन व्हाट एग्जैक्टली मेक्स दिस टाइम टू इंटरेस्टिंग। तो ये जो स्टार्ट की लाइन्स आपने पढ़ लिए तो ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट इतना बढ़ जाता है कि आप नीचे के लाइन्स पढ़ने में भी मजबूर, मतलब उसको भी पढ़ने पे मजबूर हो जाते हो। क्यों? क्योंकि जो स्टार्ट की लाइन है वो बहुत खूबसूरती से इट वाज़ द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज़ द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, किस चीज़ की बात कर रहा है। तो आप ख़ुद जो है मतलब आपका इंटरेस्ट बढ़ता है कि राइटर किस चीज़ की बात करना चाह रहा है, फिर आप खुद मजबूर होते हो कि जो नीचे लिखा है वो भी पढ़ लेते हो। एग्जाम्पल्स ऑफ फॉरग्राउंडिंग इन पोइट्री, लव इज़ थिकर देन फॉरगेट बाय ई कमिंग्स। ये इसके बहुत फेमस जो है मीन्स राइटर हैं इस हवाले से, फॉरग्राउंडिंग के हवाले से। सो इसकी जो पोइट्री है, कमिंग्स पोइट्री इज़ द सोर्स ऑफ मैनी फॉरग्राउंडिंग एग्जाम्पल्स। ही इज़ वेल नोन टुडे फॉर हिज वेरी अनयूजुअल ग्रामेटिकल चॉइसेस। इसने जो ग्रामेटिकल जो चॉइसेस, उसने जो अनयूजुअल ग्रामेटिकल चॉइसेस है ये इस वजह से भी फेमस है। लेक ऑफ पंक्चुएशन, जिसमें ये पंक्चुएशन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, एंड हैबिट ऑफ कैपिटलाइजिंग सम वर्ड्स एंड नॉट कैपिटलाइजिंग अदर्स इंक्लूडिंग हिज ओन नेम। इवन ये जो कुछ चीज़ें होती है जो स्टार्ट में, जैसे हम कहते हैं कि यार जो स्टार्ट के वर्ड हैं कुछ भी हो उसको जो है कैपिटल लिखना चाहिए, लेकिन इसकी जो पोइट्री आप पढ़ोगे तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसने बिल्कुल इन चीज़ों को इग्नोर किया। इवन जो इसका अपना नाम है ये इसने क्या लिखा है, ई मीन्स ये जो है ये स्मॉल लेटर में लिखता है। यहाँ पे तो ऑब्वियसली इसने मैंने वैसे डबल ई जो है कैपिटल किया है, लेकिन इसके जो पोइम जब आप पढ़ोगे तो इसमें अमूमन ये जो है अपने जो नाम है उसको भी डबल ई जो है इसने क्या स्मॉल लेटर्स में लिखा। द पोइम प्रोवाइड्स अ गुड एग्जांपल। अब यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल है ये, लव इज़ मोर थिकर देन फॉरगेट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लव जो एल है वो क्या है, स्मॉल लेटर में। मोर थिनर देन रिकॉल, आप यहाँ आप लोग गौर करो कि लव इज़ मोर थिकर देन फॉरगेट, मोर थिनर देन रिकॉल। अब लव भी थिकर हो सकता है, अब मीन्स इट्स लाइक टोटली डिफरेंट। और इसीलिए ये फेमस था अपनी इन चीज़ों की वजह से कि अपने वर्ड्स चॉइस की जैसे पंक्चुएशन वगैरह का ख्याल नहीं रखता था। सो मोर थिनर देन रिकॉल, मोर सेल्डन देन वी वेव इन वेट, मोर फ्रिक्वेंट देन टू फेल। नाउ इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये पूरी एक्सप्लेनेशन है जो ऊपर लाइंस में लिखी गई है। अब पैराडाइज लॉस्ट की बात करते हैं। पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन। मिल्टन्स फेम्ड पैराडाइज लॉस्ट कंटेन्स अ वाइड वैरायटी ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस फ्रॉम मेटाफर्स एंड अलूजन्स टू सिमिलीज एंड एग्जांपल्स ऑफ हाइपरबॉल। तो ये भी लिटरेरी डिवाइसेस हैं, सिमिली, हाइपरबॉल, ये सारी चीज़ें यूज़ की गई है। इट आल्सो फीचर्स नुमेरियस एग्जांपल्स ऑफ फोरग्राउंडिंग लाइक कंसिडर दिस एग्जांपल्स स्पोकन बाय सैटिन, जो सैटिन ने बोले थे जब वो दोज़ख में उठे थे। अब यहाँ पे ये पूरी एक्सप्लेनेशन है, ये वो लाइन्स हैं जो सैटिन ने बोले थे। हेयर फॉर हिज एनवे will not drive us hence. Here we may reign secure and in my choice. To reign is worth ambition through in hell. Better reign in hell than serve in heaven. ये सेंटेंस पे आप गौर कर सकते हैं। Better reign in hell than serve heaven. But wherever let me then our faithful friends, the associates and cooperators of our loss, lay thus astonished on the oblivious fool, and call them not to share with us their part in this unhappy
mention or once more, with reared arms to try what may be yet regained in heaven or what more lost in hell. अब ये इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है. द रिपीटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द लाइन लाइक बेटर टू रियन इन हेल्थ देन सर्व इन हेवंस मेक्स द लाइन स्टैंड आउट. ये लाइन आप पढ़ के ना आपको खुद मतलब एक शौक पैदा होता है, एक मतलब बंदा अट्रैक्ट होता है कि वो पूरे टेक्स्ट को रीड आउट करे. मेक्स द लाइन स्टैंड आउट एंड बिकॉज ऑफ दिस इट हैज़ बिकम वन ऑफ द बेस्ट नोन. इन्हीं लाइन्स की वजह से ये जो है बेस्ट बनाता है. लॉन्ग एपिक इसको जो है कंसिडर किया जाता है कि ये बेस्ट अपने इन्हीं लाइन्स की वजह से था कि जैसे बेटर टू रियन इन हेल्थ देन सर्व इन हेवन. Additionally, within this passage, Milton uses anaphora, just anaphora can be seen through the repetition of here, alliteration seen the faithful friends and more. Foregrounding is a literary device. It is used to bring a particular part of literary work to the foreground. This way, it becomes more important and more. तो दोस्तों यहाँ पे जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है 15 मिनट्स की, और यहाँ पे हम अपनी वीडियो की एंडिंग करते हैं. इसके जो टाइप्स हैं, जो फोरग्राउंडिंग के टाइप्स, जिसमें डेविएशन है और दूसरा जो है हमारे पास पैरेललिज्म है. इस पे नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा. आप स्टे कनेक्टेड विद दिस. सो आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.